तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सनी देओल की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है जाट। यह जाट मूवी इंडिया में 10 अप्रैल को रिलीज हुई है। अगर आप सभी ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप इस मूवी को थिएटर में जरूर देखें। लेकिन अगर आप इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि आप सभी के लिए आज मैं सनी देओल की इस जाट मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड इस मूवी की पूरी स्टोरी को आप सबको बताने वाला हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। दोस्तों वीडियो काफी बढ़िया होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी को वीडियो पसंद आई। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जाट मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग होती है श्रीलंका से, और श्रीलंका के घने जंगलों के अंदर हम श्रीलंकन आर्मी को देखते हैं, जिनके साथ इस टाइम पर श्रीलंका के कई सारे लेबर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं सारे मजदूरों में हम यह नोटिस करते हैं कि इन सबके बीच ही मूवी का मेन विलन होता है। हम यह भी जानते हैं कि रणदीप हुड्डा भी यहाँ पर एक मजदूर है, और वही यहाँ पर अपने 3 भाइयों के साथ होता है। इसी के साथ ही रणदीप हुड्डा का इस मूवी के अंदर नाम होता है रणतुंगा। इसी रणतुंगा यानी कि रणदीप हुड्डा का मूवी के अंदर भाई होता है, जिसका नाम होता है सोमलू। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे मजदूरों को जिन सारे सोल्जर्स ने बुलाया होता है, वो इन सभी से यहाँ पर जंगलों में खुदाई करवाते हैं और इनसे कुछ ढूंढने को कहते हैं, क्योंकि इनके पास यह खबर होती है कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें छुपाई गई है। और इसीलिए हम यह देखते हैं कि खुदाई करने के दौरान रणदीप हुड्डा यानी कि रणतुंगा और उनके तीनों भाइयों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। एक ऐसा बॉक्स जो कि बहुत सारे सोनों से भरा हुआ होता है, और इसीलिए सोने से भरे हुए बॉक्स को देखकर रणतुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ डिसाइड करता है कि वो चारों मिलकर इन सारे सोनों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर ऐसा करने के लिए वो चारों मिलकर आसपास के सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उनकी गन छीनकर उन्हें ही मारने लगते हैं। और फिर वो लोग किसी तरह से बचते हुए उस पूरे सोने से भरे हुए बॉक्स को उठाते हैं एंड पास के एक शिप को लेकर वहां से सीधा निकल जाते हैं, और पानी के रास्ते श्रीलंका से होते हुए वो सीधा इंडिया के आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश आने के बाद ही वह सबसे पहले अपने बॉक्स को छुपाते हैं, लेकिन अपने सोने के बॉक्स को छुपाने के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उस एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं एंड वो उन्हें थाना लेकर जाते हैं। थाना लाने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो चारों असल में श्रीलंकन्स हैं, जो कि पानी के रास्ते श्रीलंका से इंडिया भाग कर आए हैं। लेकिन अब वो पुलिस वाले उन सबको वापस श्रीलंका ना भेज दे, इसके लिए रणतुंगा एंड उनके तीनों भाई मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को काफी सारा सोना देते हैं, जिसके बाद उस सोने की लालच में आकर वह पुलिस ऑफिसर रणतुंगा एंड उनके तीनों भाइयों को इंडिया में रहने देते हैं, और तो और उन्हें इंडियन सिटीजन बनाने के लिए और उनके लिए आईडीज भी बनवा देते हैं। एंड फिर इसीलिए इसके आगे हम यह देखते हैं कि रणतुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उसी कोस्टल एरिया में रहने लगता है, और धीरे धीरे करके आसपास के सारे गांव के ऊपर अपना दबदबा बना लेते हैं। और इस दौरान जो भी रणतुंगा को रोकने की कोशिश करता है या फिर उसके खिलाफ जाता है, उसे रणतुंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर खत्म कर देता है। और फिर इसीलिए देखते हैं कि रणतुंगा का आसपास के 30 गांव पर कब्जा हो जाता है, और इस 30 के 30 गांव के सारे लोग रणतुंगा से डरने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम यह देखते हैं कि 15 साल बीत चुके हैं। 15 साल बाद हम सीधे नई दिल्ली का नजारा देखते हैं। इस टाइम पर हम यहाँ पर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनका नाम होता है प्रेसिडेंट वसुंधरा। उन्हें एक कुरियर दिया जाता है, और कुरियर उनके हाथों में देते हुए उन्हें यह बताया जाता है कि उस कुरियर को उन्हें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद ही प्रेसिडेंट जैसे ही कुरियर को खोलती है, वैसे ही वह यह देखती है कि उस कुरियर के अंदर कई सारे लोगों की कटी हुई उंगलियां होती है। साथ ही उसके अंदर एक लेटर भी होता है, जिस लेटर को एक साथ 8 साल की बच्ची ने लिखा है। इसके बाद ही प्रेसिडेंट उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है। यह लेटर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में रहने वाले एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है, जो कि लेटर में प्रेसिडेंट से कहती है कि वह उसका पूरा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है, और उसने अपने स्कूल के बुक्स के अंदर यह पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल होते हैं, और इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। एंड इसी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यह गुहार लगाती है कि वह जल्द से उसके गांव आए और उनके गांव वालों की हेल्प करे, और प्रेसिडेंट को उसके पूरे गांव की मुसीबत से
निकालना ही होगा। इसके साथ ही इस कुरियर बॉक्स के अंदर उसके गांव के भाई अपना अंगूठा भेज रहे हैं और अगर प्रेसिडेंट उनके गांव की हेल्प नहीं करती है तो फिर अब बहुत ही जल्दी उसके गांव के सारे भाई मिलकर अगली बार अपना सर काट कर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अब इस लेटर को पढ़कर प्रेसिडेंट को काफी शौक लगता है क्योंकि वह यह देखती है कि इस गांव की बच्ची की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बच्ची की एंड उसके पूरे गांव की मदद ना तो पुलिस ने की और ना ही किसी आंध्र प्रदेश के लोकल गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से इस बच्ची को सीधा प्रेसिडेंट से हेल्प मांगनी पड़ रही है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट यह बात समझ जाती है कि उस गांव के अंदर जो भी मैटर चल रहा है वो काफी बड़ा है और फिर इसीलिए प्रेसिडेंट सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाती है जिनका नाम सत्यमूर्ति होता है एंड वो सत्यमूर्ति को यह सारी बातें बताती है और उसे स्पेशल पावर्स देके सीधा उस गांव जाने को कहती है ताकि सत्यमूर्ति उस गांव में जाकर सारी सच्चाई का पता कर सके और इन सब के बारे में उन्हें आकर बताए। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा उसी गांव को देखते हैं जिस गांव से प्रेसिडेंट को चिट्ठी आई थी। यहाँ इस गांव के अंदर जिन लड़कों ने अपना अंगूठा काट कर प्रेसिडेंट को भेजा था उन सभी को रणतुंगा एंड उसके आदमियों ने जान से मार दिया है। लेकिन इसी टाइम पर इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम होता है विजय लक्ष्मी, और इस विजय लक्ष्मी को जैसे इन सारे मर्डर्स के बारे में पता चलता है वो वैसे ही बहुत जल्दी से गांव में आ जाती है और गांव के लोगों से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद गांव के लोगों को भरोसा देने के बाद उसे पता लग जाता है कि एक्चुअल में इन सारे लोगों को मारने के पीछे रणतुंगा का हाथ है। और फिर इसीलिए इस बात को जानते ही विजय लक्ष्मी जल्दी से अपने पुलिस फोर्स टीम को तैयार करती है एंड सभी को लेकर रणतुंगा को अरेस्ट करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम यह देखते हैं कि इस टीम के अंदर जितने भी मेल ऑफिसर्स होते हैं वह सबके सब रणतुंगा के नाम सुनते ही डर जाते हैं और इसीलिए वो विजय लक्ष्मी के साथ जाने से मना कर देते हैं एंड वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फीमेल्स ऑफिसर विजय लक्ष्मी का साथ देती है और वहां पर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर उन सब की मुलाकात रणतुंगा की वाइफ से होती है जिसका नाम होता है भारती। और यहाँ पर रणतुंगा की वाइफ भारती को जैसे ही यह पता लगता है कि यह सारे फीमेल ऑफिसर उसके पति रणतुंगा को अरेस्ट करने आए हैं, तब उसी टाइम पर वो रणतुंगा के गुंडों से कहकर उन सारी पुलिस ऑफिसर को पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सारी पुलिस ऑफिसर के कपड़े फड़वा देती है और उन सबको अपने ही घर के एक कमरे में कैद करवा देती है। जिसके बाद यह सारी की सारी फीमेल ऑफिसर्स अपनी हालात देखकर रोने लगती है और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती है जो कि वहां पर आकर उन सबको छुड़ा सके। लेकिन फिर इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि सनी देओल को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम पर सनी देओल अयोध्या में होता है और इसीलिए वो अयोध्या से सीधा एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के जरिए घूमने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जब सनी देओल की यह वाली ट्रेन आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है तो उसी टाइम पर ट्रेन के आगे एक पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर इसीलिए जिस ट्रेन के अंदर सनी देओल होता है ट्रेन को पटरी पर ही रोक दिया जाता है कि सनी देओल को काफी तेज भूख लगती है, इसीलिए वो खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है। जिसके बाद ही उसे पास में एक ढाबा दिखता है जहां पर जाकर वो इडली खरीदता है और उसे खाने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम यह देखते हैं कि उस ढाबे के अंदर और भी कई सारे गुंडे आ जाते हैं और वो लोग उस ढाबे के अंदर खाना खाने के बहाने तोड़फोड़ करने लगते हैं और इसी दौरान उनमें से एक गुंडे से गलती से सनी देओल की इडली गिर जाती है जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता और फिर इसीलिए सनी देओल यानी कि जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है एंड वो उसे बताता है कि उसके धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर गई है और वो यह चाहता है कि वो ऐसा करने के लिए उससे माफी मांगे। लेकिन जाट की बात सुनते ही वह गुंडा उस पर हंसने लगता है एंड वो जाट को चुपचाप से और वहां से जाने के लिए कहता है। अब यह देखकर जाट को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है जिस वजह से वो गुंडे और उसके सारे साथी जाट पर हमला कर देते हैं। लेकिन जाट तो जाट है और इसलिए वो उन सारे गुंडों को पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो गुंडा जाट को अपने बॉस की धमकी देता है और वो उससे कहता है कि हमारा बॉस राम सुब्बा रेड्डी है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इंसान है। बट यह बात सुनकर जाट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तेरा बॉस मुझे सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा बोलते ही उसे गाड़ी में बैठाता है और उस रामा सुब्बा रेड्डी के पास लेके जाता है। अब आगे हमें पता लगता है कि रामा सुब्बा रेड्डी आसपास के एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसका पूरे एरिया में काफी पावर है। इसके साथ ही अब जाट उसके घर पहुंचता है तब वो देखता है कि इसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बॉक्सेस हैं और उन पैसों के बॉक्सेस को गाड़ियों में लोड करके कहीं पर भेजा जा रहा है। इसके बाद ही वो राम सुब्बा रेड्डी के घर में एंटर होता है और राम सुब्बा रेड्डी को उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है एंड फिर वो उससे कहता है कि अब वो उससे सॉरी बोलेगा। लेकिन राम सुब्बा रेड्डी यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो सॉरी बोलने के बजाय उस पर अपने गुंडे छोड़ देता है। लेकिन जाट राम सुब्बा रेड्डी के सारे गुंडे को पीट देता है और इसके बाद ही राम सुब्बा रेड्डी को भी मारता है। लेकिन फिर इसके बाद भी राम सुब्बा रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी
धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमुलू। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सोमुलू वही बंदा है जो कि रणतुंगा का छोटा भाई है। अब सोमुलू का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब सोमुलू सॉरी बोलेगा और फिर ऐसे करने के लिए वो रामसुब्बा रेड्डी और उनके सारे गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको सीधा लेकर सोमुलू के पास जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि सोमुलू इस टाइम पर एक सरकारी ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहां पर बैठा रखा होता है और साथ ही उन पेपर्स पे नकली स्टैंप और नकली साइन भी लगवा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वहां पर जाट आ जाता है एंड और वो उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, लेकिन सबकी तरह सोमुलू भी उस पर हंसता है एंड वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स पर जाट उन सबके गुंडों को भी पीटता है और आखिर में सोमुलू को भी पीट पीट कर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी बोल दे। लेकिन इसके बाद ही सोमुलू जाट से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसका भाई कौन है, उसका भाई है रणतुंगा। अब जैसे ही जाट रणतुंगा का नाम सुनता है वैसे ही कहता है कि अब मुझसे रणतुंगा ही सॉरी बोलेगा और फिर इसके लिए वो सोमुलू और पुराने गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और वो सीधा आ जाता है रणतुंगा के घर पर। घर आने के बाद ही सोमुलू अपने बड़े भाई रणतुंगा को बुलाता है, जिसके बाद जाट उसे पूरी वारदात बताता है। रणतुंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उसे सॉरी बोल दे। जाट की ये बातें सुनकर रणतुंगा उसे सॉरी कह देता है। अब रणतुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ से जाने के टाइम में भी वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर रणतुंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है और फिर जाट जैसे उन यूनिफॉर्म्स को पास से देखता है तब उन्हें पता लगता है कि यह पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के यह सब देखने की वजह से रणतुंगा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे सॉरी चाहिए था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया, इसलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट रणतुंगा की बात नहीं मानता एंड वो उनसे कहता है कि जब से इस गांव के अंदर आया है तब से उन्हें अजीब चीजें देखी है, जैसे कि सबसे पहले रामसुब्बा रेड्डी जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके साथ ही जो सोमुलू था वो एक सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर बनवा रहा था और अब यहाँ पर आकर उसने यह देखा कि यहाँ पर कई सारे फीमेल ऑफिसर के कपड़े पड़े हैं एंड इसीलिए यह सब देखकर समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस टाइम पर रणतुंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल्स ऑफिसर को छुपा रखा है। अब यह बोलने के बाद ही जाट उसके घर में खोजबीन करने लगता है। के बाद ही उसे रणतुंगा के घर में कमरे के अंदर सारे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और उनके मिलते ही जाट सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देता है, उन सभी को वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। जब जाट उन सभी लड़कियों को लेकर जा रहा होता है उस टाइम पर रणतुंगा उनसे कहता है कि अगर वो इन सबको अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो शौक से ले जाओ, लेकिन जाने से पहले वो उसे यह बताना चाहता है कि इस गांव के साथ साथ आसपास के 30 गांव पर उसका कब्जा है। इसीलिए वो जाट से कहता है कि अभी तो इन लड़कियों को लेकर जा रहे हो, लेकिन आज शाम होते होते वो खुद ही उसके पास आएगा एंड गिड़गिड़ाते हुए उससे जान की भीख मांगेगा। लेकिन जाट उसकी बात को इग्नोर करता है एंड वो लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब जाट और लड़कियों के जाने के बाद रणतुंगा की मदर उससे पूछती है कि उस आदमी ने उसके छोटे भाई सोमुलू को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसीलिए यह सब होने के बाद भी रणतुंगा उसे यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया। अपनी मदर की बात सुनकर रणतुंगा उससे कहता है कि इस आदमी ने मेरे छोटे भाई को सबके सामने मारा था और इसीलिए अगर मैं इसे अपने घर के अंदर मारता हूँ तो बाहर दुनिया को इसकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता और इसीलिए मैं सबसे पहले इसे इसके घुटने पर लेकर आऊंगा एंड फिर उसके बाद इसे सबके सामने मारूंगा ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके कि मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ यह सोच रहे हैं कि रणतुंगा तो श्रीलंका से इंडिया अपने तीनों भाइयों के साथ आया था, फिर यहाँ पर उसकी माँ उसकी वाइफ कहाँ से आ गई, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जब रणतुंगा ने अपना धीरे धीरे इंडिया में सेटल होना स्टार्ट किया और उसके पास के सारे गांव पर उनका राज जमा लिया, तब उसके बाद ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी मदर एंड अपनी वाइफ को श्रीलंका से इंडिया बुला लिया और फिर इसके बाद से ही वो उन्हें भी अपने साथ रखने लगा। अब दोस्तों इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि जैसे ही जाट सारी लड़कियों को लेकर बाहर निकलता है वैसे ही कुछ देर जाने के बाद ही उन पर रणतुंगा के गुंडे हमला कर देते हैं और वैसे तो हमले के अंदर जाट सबको बीट कर देता है, लेकिन उसकी अटैक की वजह से एक लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और फिर इसीलिए उस लड़की का इलाज करने के लिए वो लोग उसे गांव के अंदर ले जाते हैं और गांव वालों से मदद मांगते हैं। लेकिन गांव के अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिस गांव में वो लोग उसे मदद मांग रहे थे वो पूरा गांव खाली है और उस पूरे गांव के अंदर एक भी आदमी नहीं है। लेकिन
तभी कुछ टाइम बाद उस गांव से एक अम्मा बाहर आती है और वो उस लड़की के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो लड़की पानी पीने से पहले ही मर जाती है। इसीलिए यह देखकर सारी लड़कियां, जाट सभी को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जाट के मन में सवाल उठता है और फिर इसीलिए वो विजय लक्ष्मी से कहता है कि तुम बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार यह पूरा गांव खाली क्यों है और आखिरकार तुम इन लड़कियों के साथ मिलकर रणतुंगा को अरेस्ट करने क्यों गए। यह सब सुनकर विजय लक्ष्मी जाट को पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो जाट को बताती है कि रणतुंगा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है और उसने अपने आसपास के 30 गांव पर कब्जा कर रखा है और इन सारे गांव वालों के ऊपर वो बहुत ज्यादा जुल्म करता है और यह सब करने से उसे यहाँ की ना तो पुलिस रोकती है और ना ही सरकार। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से उन लोगों ने यह नोटिस किया था कि रणतुंगा आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों को मारने लगा था और उन सारे गांव वालों की लाशें हमें गांव के अलग अलग हिस्सों में मिलती थी और इसी तरह से उसने कल के दिन भी 10-12 जवान लड़कों को मार दिया था और उनके सर काट दिया। लेकिन मैंने उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, इसीलिए उन लोगों ने गवाही दी कि यह सब रणतुंगा ने किया है एंड इसीलिए मैं अपनी टीम लेकर उसे अरेस्ट करने गई थी। लेकिन जब मैं उसे अरेस्ट करने उसके घर पहुंची तभी उसकी वाइफ ने हमें पकड़ लिया, हम सबकी सारी यूनिफॉर्म फाड़ दी और रणतुंगा के गुंडों से हमारे साथ बहुत गलत काम करवाए। लेकिन यह सब बताने के बाद ही रणतुंगा की वाइफ हमसे मिलने आई और फिर उस टाइम पर उसने हमें एक बहुत बड़ी बात बताई, रणतुंगा के बारे में एक बहुत ही बड़ा सच। और फिर उस सच को सुनकर हमें पता चलता है कि आखिरकार रणतुंगा ने गांव वालों को अचानक से मारना क्यों शुरू कर दिया और क्योंकि असल में वो यह सब कर रहा है गांव वालों की जमीन के लिए। और असल में इन सब की शुरुआत हुई है स्विट्जरलैंड के डेवोस से। वहाँ स्विट्जरलैंड के डेवोस शहर के अंदर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर से मीटिंग तय करी और उस मीटिंग के अंदर मिनिस्टर को यह बताता है कि मैं असल में एक ऐसी कंपनी चलाता हूँ जो न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट पे काम करती है। लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वो उन्हें बनाने के लिए एक ऐसे यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो कि पूरी दुनिया में रेयर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने यूरेनियम का अल्टरनेटिव निकाला है और उसका नाम होता है थीरियम। और हमारी रिसर्च और सैटेलाइट की इमेजेस से हमें पता चलता है कि यह जो थीरियम है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में पाया जाता है और इंडिया के आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में यह बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हमें वहाँ की पूरी जमीन चाहिए ताकि हम वहाँ पर खुदाई करके वहाँ से सारा थीरियम निकाल सके। लेकिन ऐसा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कभी भी राजी नहीं हो सकती। हम लोग चाहते हैं कि तुम यानी कि आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर इस डील में हमारा साथ दो और हमें वो पूरी जमीन दिलवाओ, जिसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अब पैसे की बात सुनकर वो मिनिस्टर बिक जाता है, इसीलिए वो बड़े बिजनेसमैन को सीधा रणतुंगा से मिलवाता है और गांव खाली करवाने का जिम्मा रणतुंगा को सौंपता है। और इस काम के लिए वो रणतुंगा को 25,000 करोड़ ऑफर करता है। के बाद इतने सारे पैसे सुनकर रणतुंगा भी राजी हो जाता है और वो उस बड़े बिजनेसमैन के कहने पर आसपास के पूरे 30 गांव को खाली करवाने की गारंटी लेता है ताकि वो उसके बाद बिजनेसमैन वहां की पूरी जमीन से यूथेरियम एक्सट्रैक्ट कर सके। और अब ऐसा करने के लिए वो सारे गांव वालों को डराता धमकाता है ताकि वो चुपचाप अपनी जमीन के पेपर्स पर साइन करके अपनी जमीन रणतुंगा को दे दे। लेकिन जो लोग अपनी जमीन देने से राजी नहीं होते, रणतुंगा उसे जबरन अंगूठा लगवा लेते हैं या फिर उसे मार देते हैं और उसके बाद उसका अंगूठा अपने पेपर पे लगवा लेते हैं। और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके वो सारे गाँव को हथियाना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों यहीं पर हमें यह पता भी चलता है कि जिस छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था वो भी इसी में से किसी एक गांव की थी। एक ऐसा गांव जहां के लोगों ने अपनी जमीन को रणतुंगा को नहीं सौंपना चाहते थे और रणतुंगा उसने जबरन अंगूठा ना लगवा ले, इसलिए उन्होंने अपना अंगूठा प्रेसिडेंट को भेजा था और प्रेसिडेंट से मदद की गुहार लगाई थी कि वो उन्हें बचाने के लिए आए। लेकिन आखिर में रणतुंगा ने उन सबको भी जान से मार दिया। और फिर जब इसी मर्डर की केस के सिलसिले में विजय लक्ष्मी रणतुंगा को अरेस्ट करने उसके घर गई तो तब उसकी वाइफ ने उन सबको वहां पर बंदी बना लिया। अब दोस्तों इसके बाद ही स्टोरी एंड होती है और जाट को पूरी कहानी पता लगती है और फिर इसीलिए ये सारी कहानी जानकर जाट यह कसम खाता है कि अब वो रणतुंगा के आतंक से पूरे गांव वालों को बचाएगा और जिन गांव वालों को रणतुंगा ने मार दिया है उसका बदला रणतुंगा से लेगा और रणतुंगा को खत्म करेगा। लेकिन अब इन सब के बाद जाट सारी लड़कियों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर उनके साथ जो भी हुआ उसकी कंप्लेंट फाइल करवाता है। लेकिन यहाँ स्टेशन में जैसे ही वो कंप्लेंट में राणा सोमुलू और रणतुंगा का नाम लेता है वैसे ही यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। और अब क्योंकि वो भी रणतुंगा का आदमी होता है इसलिए वह जल्दी से रणतुंगा के भाई सोमुलू को फोन करता है और उसे जाट के बारे में बताता है। जिसके बाद सोमुलू यह कहता है कि वो उसे थाने में पकड़ कर रखे, वो उसे खुद खत्म करेगा, वो उसे खत्म करने आ रहा है। इसके
बाद ही सोमूलू अपने गुंडों को लेकर थाने की ओर निकल जाता है। यहाँ पर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर जाट को कैप्चर करवा लेते हैं और अपने पुलिस वालों के जरिए इसे जंजीर से बंधवा देते हैं। इसके बाद ही सोमूलू अपने गुंडों के साथ स्टेशन आ जाता है और वो जाट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि जाट तो जाट है इसीलिए वो अपने आप को आजाद करवाता है और सोमूलू एंड उसके सभी गुंडों को पीटने के साथ ही राणातुंगा के दोनों भाइयों को भी मार देता है और साथ ही पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है क्योंकि वो भी राणातुंगा का आदमी था। और फिर इसके बाद वो सारी लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाता है और इसके बाद राणातुंगा को जैसे इन सब के बारे में पता चलता है वैसे ही वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वो यहाँ पर आकर देखता है अपने तीनों भाइयों की लाश और इसीलिए यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो भी डिसाइड करता है कि वो अब जाट को खत्म कर देगा। हालांकि दोस्तों इन्हीं सबके बीच बीच में हमें सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है और हम यह जानते हैं कि अब वो आंध्र प्रदेश पहुंच चुका है एंड यहाँ आकर वो भी राणातुंगा के बारे में सब कुछ जान जाता है और उसे पता चलता है कि आसपास के 30 गांव के ऊपर राणातुंगा का राज है। लेकिन राणातुंगा की हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड चेक करने के लिए सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति राणातुंगा की फोटो एंड पूरी डिटेल्स सीबीआई हेडक्वार्टर में भेजता है। फिर सीबीआई के इंटेलिजेंट की मदद से सत्यमूर्ति को फोन पर यह पता चलता है कि असल में जिस राणातुंगा के पीछे वो आंध्र प्रदेश में आया है वो असल में लोकल या फिर कोई मामूली गुंडा नहीं है। असल में वो बिलोंग करता है श्रीलंका से और श्रीलंका के अंदर वह जाफरा टाइगर के नाम से एक टेररिस्ट ग्रुप का डेप्यूटी कमांडर था जिसने कि श्रीलंका से लेकर इंडिया तक कई सारे टेररिस्ट वाले काम किए थे, लेकिन आगे चलकर उसे उसके ग्रुप वालों ने निकाल दिया। के बाद वो श्रीलंका से भागकर इंडिया आ गया और यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की मदद से उसने अपने लिए इंडियन आईडी बनवा ली और इंडियन आईडी बनाकर यहाँ पर रहने लगा और इसीलिए सत्यमूर्ति का जिससे सामना होने वाला है वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। अब सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को जैसे यह पता चलता है कि राणातुंगा एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है इसलिए वो उसे कैप्चर करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में फोन करता है और इंडियन आर्मी के हेड से कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना है और ऐसा करने के लिए उसे एक स्पेशल फोर्स चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी के हेड उसे बताता है कि इस टाइम पर इस स्पेशल फोर्स के कोई भी सोल्जर अवेलेबल नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि सत्यमूर्ति इस टाइम पर आंध्र प्रदेश के बहुत ही होने वाले गाँव में है, इसीलिए वहां पर किसी भी स्पेशल फोर्स को भेजने में उन्हें कम से कम कई घंटे लगेंगे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसे जल्दी से जल्दी राणातुंगा को कैप्चर करना है। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपकी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है जो कि असल में इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्स का हिस्सा है और स्पेशल फोर्स का वो जाबाज ऑफिसर इस टाइम पर उसके काफी पास है एंड इसीलिए वो लोग उसे इन्फॉर्म कर देंगे ताकि वो जाकर राणातुंगा को कैप्चर कर ले। लेकिन यह सुनकर सत्यमूर्ति कहता है कि राणातुंगा बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है और उसके साथ बहुत सारे गुंडे भी हैं, इसीलिए स्पेशल फोर्स का एक जवान उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उससे कहता है कि असल में वो स्पेशल फोर्स के जिस सोल्जर की बात कर रहा है वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है और उसने सालों तक इंडियन आर्मी में रहकर बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और हर एक ऑपरेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल भी किया है। और फिर दोस्तों के जस्ट बाद ही यह बात रिवील होती है कि स्पेशल फोर्स का ये खास ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सनी देओल है, यानी कि जाट। यह इंडियन आर्मी का एक ब्रिगेडियर है जिसका पूरा नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो कि बिलोंग करता है जाट रेजिमेंट से और इसीलिए ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह राणातुंगा को कैप्चर कर सकता है और इसीलिए वो लोग राणातुंगा के बारे में से इन्फॉर्म कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि जाट को यानी कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को राणातुंगा को पकड़ने के बारे में इंडियन आर्मी से भी ऑर्डर मिल जाते हैं एंड इसीलिए वह जल्दी से उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अब दूसरे साइड राणातुंगा को देखते हैं जिसने एक पूरे गाँव के सारे लोगों को पकड़ लिया था और दोस्तों यह वही गाँव था जिस गाँव को जाट ने पूरा खाली देखा था। असल में इस गांव के लोग राणातुंगा से ज्यादा डर नहीं रहे थे और उसके नाम अपनी जमीन नहीं कर रहे थे और ऐसा करने के लिए राणातुंगा ने यहाँ के कई लोगों को मारा तो था लेकिन तब भी गांव वाले उसके सामने झुके नहीं। इसलिए राणातुंगा ने इस पूरे गांव के सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है ताकि वो इस पूरे गांव को मार दे और यहाँ हम यह देखते हैं कि यह बारी बारी करके गाँव वालों को भी मारने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को मारते ही हम यह देखते हैं कि वहां पर जाट आ जाता है यानी कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर उसके वहां पर आने के बाद ही वह सबसे पहले राणातुंगा के सारे गुंडों को पीटता है, देन उसके बाद वह फाइट करता है राणातुंगा से और फाइट के अंदर वह राणातुंगा को हरा देता है। जिसके बाद जिस गांव के लोगों को राणातुंगा ने कैप्चर किया था वो सब मिलकर राणातुंगा के गले में जंजीर बांध देते हैं और उसे जंजीर से लटका देते हैं और जंजीर से लटका के उसे जान से मार देते हैं, यानी कि राणातुंगा का आतंक यहीं पर दी एंड हो जाता है। हालांकि इसी टाइम पर वो सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी आ जाता है और वो यहाँ पर जाट से मिलकर यहाँ की सारी जानकारी ले लेता है। जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट को फोन करता है
है एंड सारी रिपोर्ट देता है। और साथ ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को यह बताता है कि रणतुंगा जैसे आतंकवादी को मारकर यहाँ के सारे गांव वालों को बचाने के इस मिशन को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप ने अकेले ही पूरा कर दिया है और इसके लिए सभी लोग ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यह देखते हैं कि यह पूरी मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों यह थी वीडियो जाट मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।